हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द गैस लॉ कैन बी यूज्ड विथ मिनिमम एरर, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा गैस है जिसमें कि सबसे मिनिमम एरर के साथ में हम उस गैस लॉ को यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्टीम, वेट स्टीम, सैचुरेटेड स्टीम या सुपर हीटेड स्टीम। तो जो आपका गैस लॉ जो हम अप्लीकेबल करते हैं विथ मिनिमम एरर मतलब क्लोज टू 0%, तो वो रहता है आपका सुपर हीटेड स्टीम में। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए जो स्टीम का जो डायग्राम है, ये देखिए ये डायग्राम है आपका, ये सुपर हीटेड स्टीम का कर्व है। क्वेश्चन नंबर 2 है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि ऑन वॉल्यूम बेसिस एयर कंटेन फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो आपका नॉर्मली एयर होता है उसमें आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है। देखिए दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आता है आपका बाय वॉल्यूम और एक आता है आपका बाय वेट। तो अगर मैं बात करूं बाय वॉल्यूम की तो वो रहता है आपका 21%। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। अगर बात करूं बाय वेट में तो वो रहता है आपका 23%। दोनों वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। एसएससी में आपका बाय वेट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि इन अ फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, जो आपका फ्री एक्सपांशन प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, आपका वर्क डन 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है, या बोथ ए एंड बी, या वर्क डन इज 0 बट हीट इंक्रीज। देखिए फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में बेसिकली आपका वर्क डन 0 होता है। वर्क डन आपका किसके केस में 0 होता है, तो वर्क डन आपका फ्री एक्सपांशन प्रोसेस के केस में 0 होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, और आइसोचोरिक यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के केस में भी वर्क डन आपका 0 रहता है। तो जहां पे आपका वर्क डन 0 रहेगा वहां पे आपका हीट ट्रांसफर भी 0 रहेगा, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आप फ्री एक्सपांशन प्रोसेस का डायग्राम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रेशर, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, या वेरिएशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स। तो क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर, यानी कि किसी भी एयर का स्पेसिफिक हीट को अगर आप इंक्रीज करना है तो कैसे इंक्रीज होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, यानी कि इन चारों में से कौन सा प्रोसेस है जो कि आपका पूरी तरह से रिवर्सिबल है, या जिसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। थ्रोटलिंग प्रोसेस, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, या हाइपरबोलिक एंड पीवीएन इज इक्वल टू सी प्रोसेस। तो देखिए आपका रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि आपका जहाँ से शुरू होगा, अगर इस एंड से शुरू हो रहा है तो इसी एंड में आके वो खत्म होगा, तो वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। तो ये पूरा जितने भी प्रोसेस है उसमें सिर्फ दो प्रोसेस ऐसी है जो कि पूरी तरह से रिवर्सिबल है। एक है आपका आइसोथर्मल और दूसरा है आपका एडियाबैटिक। तीसरा कोई भी प्रोसेस आपका पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इससे पहले हमने बात किया था रिवर्सिबल प्रोसेस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दो प्रोसेस आपका पूरी तरह से रिवर्सिबल है। पहला है आपका आइसोथर्मल, दूसरा है आपका एडियाबैटिक। यहाँ पे इरिवर्सिबल पूछ रहा है, मतलब इन दोनों को छोड़ के क्या बचा आपका, तो वो बचा आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑल ऑफ द अबव दे देता है, ताकि बहुत से लोग यहाँ पे टिक करके आ जाते हैं। आपको ऑप्शंस को ध्यान में पढ़ना है, इसलिए आपको एवरी ऑप्शन का आंसर आपको पता रहना चाहिए, तो आपको क्वेश्चन को करने में काफ़ी ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मोर इफेक्टिव वे ऑफ इंक्रीजिंग इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, यानी कि अगर आपको कार्नोट इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो देखिए उसका इफिशियंसी के लिए क्या है, तो हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर बटे लोअर टेम्परेचर। तो अगर इस फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आप लोअर टेम्परेचर जो है अगर आप उसको कम कर देंगे और हाइयर टेम्परेचर सेम भी रखेंगे तो आपकी इफिशियंसी जो है वो क्या होगी, वो हाईएस्ट हो जाएगी। तो मतलब डिक्रीज लोअर टेम्परेचर। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। देखिए ये आपका कार्नोट साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका हीट यहाँ से आपका इन हो रहा है और यहाँ से आपका डिस्चार्ज हो रहा है। अभी आप कार्नोट साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस होता है। पहला आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 प्रोसेस आपका आइसोथर्मल है और 2 प्रोसेस आपका एडियाबैटिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी, जो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसमें आपका चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, या जीरो होता है, या अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी जो है वो आपका जीरो होता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, चेंज ऑफ टेम्परेचर, या थर्मोडायनेमिक स्टेट।
तो जो आपका एंट्रोपी चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो एंट्रोपी चेंज आपका पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपका हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एंट्रोपी में जो हम जिसके बारे में बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बात करते हैं हम हीट के बारे में, तो इसीलिए एंट्रोपी चेंज डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन हीट ट्रांसफर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आइसोचोरिक प्रोसेस इज वन। आइसोचोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका फ्री एक्सपांशन होता है या वेरी लिटिल मैकेनिकल वर्क होता है या नो मैकेनिकल वर्क होता है। तो मैं पहले बताया था आपको आइसोचोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, और जहाँ पे भी आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन आपका जीरो है मतलब मैकेनिकल वर्क जो है वो आपका नहीं होगा, मतलब नो मैकेनिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्निश द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड वर्क, हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका वो किसके बीच में रिलेशन को आपका डिराइव करता है, तो आपका हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के बीच में प्रोसेस को डिफाइन करता है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। ये देखिए आपका सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में आपने अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, ये आपका सिस्टम है, ये बाउंड्री है, इसके इधर साइड में आपका सराउंडिंग्स एरिया पूरा कहलाता है, ये पूरा एरिया सराउंडिंग है, और इसके इन साइड के जो एरिया होता है वो क्या कहलाता है, तो आपका सिस्टम कहलाता है। फिर वो सिस्टम कोई भी हो सकता है, वो सिस्टम आपका ओपन सिस्टम हो सकता है, वो सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम हो सकता है, या वो सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम भी हो सकता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में बेसिकली क्या कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जब कभी भी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब आपका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि 13 क्या है कि टोटल हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज आल्सो नोन एज। देखिए बेसिकली आपको बोल रहा है कि टोटल हीट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, थर्मल कैपेसिटी या एंथैल्पी। तो टोटल हीट को हम बेसिकली बोलते हैं एंथैल्पी, और एंथैल्पी को हम H से डिनोट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मास एंड एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, कार्नोट इंजन इज मोस्ट इफिशिएंट, हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, या मास एंड लाइट आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अकॉर्डिंग आपका हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि आप यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और फिर आप हीट को ऐड कर रहे हैं, यानी कि हीट बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में आपका रिजल्ट क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा, प्रेशर राइज होगा, वॉल्यूम राइज होगा, या टेम्परेचर एंड राइजिंग इट्स टेम्परेचर एंड डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो देखिए मैं आपको पहले बताया था कि जो आपका वर्क डन कब होगा, तो वर्क डन तभी होगा जब आपका वॉल्यूम को डिस्प्लेस होगा। यहाँ पे आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, यहाँ पे आपने हीट को अप्लाई किया, तो उस केस में क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है पर हीट आप कंटिन्यूस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जब आप हीट कंटिन्यूस प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है मतलब वो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जैसे भी आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा तो मतलब उसमें एक्सटर्नल वर्क डन होगा। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस होती है वो कौन से लॉ पे काम करती है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, जीरोस लॉ, फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है, यूनिट होता है, वो आपका सेकंड लॉ पे काम करता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपका पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जीरोस लॉ पे काम करता है। क्यों? क्योंकि जीरोस लॉ में हमको किसके बारे में बताया गया है, तो जीरोस लॉ में हमको थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया गया है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर, और यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, टेम्परेचर। तो देखिए हम किस इक्विपमेंट की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आप क्या है, तो ये आपका पायरोमीटर, या आप जिसको बोलते हैं नॉर्मल आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो है, ये आपका जीरोस लॉ पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कि कार्नोट साइकिल हैज़ मैक्सिमम इफिशिएंसी फॉर, कार्नोट साइकिल की जो इफिशिएंसी है वो सबसे ज़्यादा किसके केस में रहेगी, रिवर्सिबल इंजन, इरिवर्सिबल इंजन, न्यू इंजन या पेट्रोल इंजन। तो कार्नोट साइकिल हैज़ मैक्सिमम इफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल इंजन। मैक्सिमम इफिशिएंसी मतलब हर रिवर्सिबल इंजन की इफिशिएंसी कितनी होगी, तो वो 100% रहती है, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि कार्नोट साइकिल की जो इफिशिएंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम एंड सब्सटेंस यूज,
कंडीशन ऑफ इंजन, वर्किंग कंडीशन या टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी है वो आपका टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक या टेम्परेचर रेंज ऑफ ऑपरेशन पे डिपेंड करती है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं कि कार्नोट साइकिल इफिशियंसी इज मैक्सिमम। कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी है वो आपकी मैक्सिमम कब रहेगी? जब आपका इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन होगा, फाइनल टेम्परेचर आपका 0 डिग्री केल्विन होगा, कि डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री केल्विन होगा, या फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी जो है वो मैक्सिमम कब रहेगी? जब उसका फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन रहेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी मैक्सिमम निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो फाइनल टेम्परेचर को लोवेस्ट कर देंगे, यानी कि फाइनल टेम्परेचर को अगर हम 0 कर देंगे तो उसकी जो इफिशियंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इन अ कार्नोट साइकिल हीट इज ट्रांसफर एट। कार्नोट साइकिल में आपकी हीट ट्रांसफर किस में होती है? कांस्टेंट प्रेशर में, कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट टेम्परेचर में या कांस्टेंट एंथैल्पी में? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि अगर आपको कार्नोट साइकिल के पूरे 4 प्रोसेस याद होंगे कि दो क्या रहता है, 2 आइसोथर्मल रहता है या 2 कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम क्या रहता है, अगर आपको वो पता रहेगा तो आप यहाँ से ईजिली उस क्वेश्चन को पिक कर लेंगे। राइट आंसर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। आप वीडियो को पूरा देखते हैं पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल को बिल्कुल शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड सर्कल में। स्टडी रिलेटेड जो भी ग्रुप्स हैं आपके, जहाँ पे भी आप प्रिपरेशन करते हैं या डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हमारे वीडियोस को ज़रूर पहुँचाइए ताकि ज़्यादा लोग हमारे वीडियो का एडवांटेज ले सकें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम अभी NMDC के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं। तो ये रहा हमारा नीचे आंसर की, ये किसके लिए है, तो ये अगर आपको बाद में PDF से प्रिपरेशन करना है या PDF से रिवीजन करना है तो उसके लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा।